हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा काइनेटिक ऑफ द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। उसमें हम एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे आपका काइनेटिक्स होता है। इन एडिशन पॉलीमराइजेशन देयर इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देयर इज अ स्टेप वाइज मैकेनिज्म, राइट। तो हमें थोड़ा बहुत पोर्शन ही वहाँ से देखना है, ज़्यादा इसके इन डिटेल इन डिटेल स्टडी जो है हमें करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देख लेंगे पॉलीमर साइज और थोड़ा बहुत जो रिलेशन है। इस पार्ट में आपके जो है फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा आएंगे जो कि जो है आपको याद रखने होंगे। तो अच्छे से वो सब फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आपके कैलकुलेटिव जो आंसर्स आएंगे, जो आप क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशंस करके करके आंसर निकालने होंगे, वहां से वो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू योर प्रीवियस थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है। तो अभी तक जो हमारा पोर्शन हो चुका है बहुत इजी था। हमने मोलर मास कैसे निकालना है और उसका डिटर्मिनेशन मेथड डिटेल्स से स्टडी कर लिया। विस्कोमेट्री मेथड जो है हमने और डिटेल से स्टडी कर लिया। स्पेसिफिक विस्कोसिटी, रिलेटिव विस्कोसिटी, रिड्यूस विस्कोसिटी, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, एट ह्यूगिन्स इक्वेशन, क्रेमर्स इक्वेशन। फिर स्ट्रोडिंजर ने दिया था ये विस्कोमेट्री मेथड से हमें मोलर मास फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो। तो यही सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो चलो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे हमारा काइनेटिक ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेटिक ऑफ काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होंगी वो आपकी सिंपली तीन स्टेप में होंगी। फर्स्ट क्या होगा? इनिशिएशन रिएक्शन, राइट। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगी, स्टार्ट का मतलब क्या होगा? इनिशियल, राइट। इनिशियल स्टेज मतलब क्या बोलते हैं? जो आपका स्टार्टिंग स्टेज होता है, वो जो आपका शुरुआत का स्टेज होता है वो। तो जो शुरुआत होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशिएशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड जो होगी वो आपकी होगी प्रोपोगेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके प्रोपोगेशन रिएक्शन में जो आपका इनिशिएशन रिएक्शन में जो आपका रेडिकल फॉर्मेशन हुआ आपकी पॉलीमर चेन का, राइट, वो क्या करेगा? दूसरी जो सिंपल चेन है वहां पे भी रेडिकल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपोगेशन होगा, मतलब आपका जो रिएक्शन है, राइट, वहां पे आपकी रिएक्शन चेन जो है वो ये क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। और रिएक्शन चेन जो है मतलब आपका जो पॉलीमर चेन, सपोज थोड़ा आगे देखेंगे तो ज्यादा उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा। और तीसरा स्टेप जो है वो आएगा आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन तो इस वे में आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप इज योर इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज योर प्रोपोगेशन, एंड थर्ड इज योर टर्मिनेशन। इतना आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए, राइट। तो इनिशिएशन स्टेप, स्टेप वन, राइट। स्टेप वन क्या होगा आपका? इनिशिएशन रिएक्शन। तो आपका जब भी यहाँ पे आप एक चीज और नोट डाउन कर लो, हम अभी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए। एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए काइनेटिक्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन। और इन एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज देयर, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये अच्छे से लिख लो, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहां पे ही क्वेश्चन था कि इन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन is occurs via which of the following mechanism, so the right answer is your free radical mechanism। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, और वहां पे आपकी कौन सी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होंगी। और वहां पे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, सेकंड इज प्रोपोगेशन, एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। ये तो सब में सेम ही रहेगा, मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा? तो आपने रेडिकल में देखा होगा कि आपका सपोज ये कोई आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है एम, राइट। इसका आपको अगर रेडिकल फॉर्मेशन करना है, हम थोड़ा ऑर्गेनिक का एग्जांपल, सपोज ये आपका आर एच है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे आर रेडिकल जनरेट करना है तो कोई आपको क्या यूज करना होगा? इनिशिएटर यूज करना होगा। तो आप जो है ए आई बी एन, या फिर आप जो है Bu3SN H, ये सब जो है ये सब क्या है? आपके इनिशिएटर्स होते हैं। तो इनिशिएटर क्या करेंगे कि ये जो है इसमें आप थोड़ा सा हीट या फिर आप जो है थोड़ा सा वहां पे लाइट में से इसको पास आउट करोगे तो यहाँ पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे आपका BU3SN रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। अभी ये जो है ये आपका रेडिकल जो फॉर्म हुआ है वो आपके RH में से आपका R रेडिकल फॉर्म करने के लिए एक्टिव हो गया है। ये आपका एक्टिव हो गया है टू फॉर्म योर R रेडिकल। तो यहाँ पे आपका जो ये है यहाँ पे आपका R रेडिकल ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका ये जो H रेडिकल फिर से बन गया वो, और आपका जो BU3SN रेडिकल था वो, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होके फिर से आपका जो इनिशिएटर था वो आपको वापस मिल जाएगा। राइट, ये फिर से आपका इनिशिएटर वापस मिल गया। फिर से ये जो है BU3SN रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, फिर से आपका जो RH था वहां पे फिर से आपका R रेडिकल फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन पार्ट, ये हो गया आपका इनिशिएशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनिशिएशन करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपके कोई भी इनिशिएटर की, आपके कोई भी इनिशिएटर की। आपका बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, राइट, ये सब जो है वो आपके जनरली पॉलीमर रिएक्शन में इनिशिएटर होते हैं। फिर आपके ऑर्गेनिक में ये AIBN हो गया, राइट, फिर आपका ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्रेट हो गया, ये सब जो है इनिशिएटर से। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, आपका कोई इनिशिएटर है वो पहले खुद का क्या बनाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। जैसे आपका ट्राइब्यूटाइल टीन हाइड्रेट जो है वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, अपने खुद के रेडिकल में, तो खुद का रेडिकल बनाया। और यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट होगा KI, और ये स्टेप जो है वो आपका स्लो स्टेप होगा। और जो स्लो स्टेप होगा वो आपकी रिएक्शन में वो आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज योर रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ योर इनिशिएटर। अभी आपका इनिशिएटर का जो रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करेगा, आपका यहाँ पे कोई पॉलीमर चेन है, सपोज ये आपका M1 पॉलीमर चेन है, समझ रहे हो, ये आपका M1 पॉलीमर चेन है। तो क्या करेगा, आपका जो इनिशिएटर जो है वो यहाँ पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन करेगा और खुद फिर से अपना ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये आपका R रेडिकल फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पे क्या किया था, RH था, ये आपका BU3SN रेडिकल था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका H रेडिकल और यहाँ से आपका R रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, और H रेडिकल जो था वो आपका यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया, आपका फिर से जो आपका BU3SNH था वो आपको फिर से वापस मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। आपका जो पॉलीमर चेन था वहां पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन हो गया और आपका इनिशिएटर जो है वो आपको वापस मिल गया। तो फिर से वो क्या करेगा, यही आपकी प्रोसेस जो है वो रिपीट करेगा। फिर से दूसरा चेन जो होगा वहां पे रेडिकल जनरेट करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका इनिशिएशन स्टेप हो गया। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इनिशिएशन क्या हो जाएगा, RI से अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो RI इज इक्वल टू KI इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा रेट ऑफ इनिशिएशन। अब तो ये आपको काइनेटिक्स पढ़ने के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट क्या है, ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दोगे तो वहां पे आपका रेट कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट KI है। तो यहाँ पे आपका KI आ जाएगा और ये आपका I, और यहाँ पे आपका IQ है। तो ये आपका रेट ऑफ इनिशिएशन है, इसलिए हमने इसको RI से डिनोट किया है। तो बहुत इजी है, आपने Q यहाँ पे RI इज इक्वल टू KI इंटू I लिखा, राइट। और ये आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपका क्या है, स्लो स्टेप। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका 1 तो होगा ही। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, समझ रहे हो। और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख लो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो इनिशिएशन रिएक्शन का रेट जो है, दिस इज द स्लोएस्ट, राइट। एंड जो स्लो रेट होगा वो जो अपने रिएक्शन, जो जितने भी स्टेप में रिएक्शन हो रहे हैं उसमें से जो भी स्टेप जो है वो स्लोएस्ट होगा, दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट, दैट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये जो है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया इनिशिएशन रिएक्शन, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अभी हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा वो हमने लिख दिया, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन में क्या होगा कि आपका M1 रेडिकल फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अभी
कोई दूसरा मोनोमर, ये क्या है आपका मोनोमर है, M1 मतलब आपका कोई मोनोमर है, वहां पे आपने रेडिकल जनरेट कर दिया। अभी ऐसा ही सेम टू सेम कोई दूसरा मोनोमर आ गया, ठीक है, जहां पे रेडिकल फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो सिंपल आपका मोनोमर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये दोनों मिलके, सपोज ये आपका CH2 रेडिकल है, यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका CH3 CH2 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 ऐसा करके यहाँ पे पूरा रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। तो सपोज ये आपका M1 है, ये आपका M1 है, तो यहाँ पे आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो इसको मैं M2 से डिनोट कर सकता हूँ। तो M2 रेडिकल फॉर्मेशन कर देगा, जो कि ये जो है ये दोनों का मिक्सचर होके ये आपको M2 मिल रहा है। तो M2 मैंने क्यों डिनोट किया है कि ये कुछ डिफरेंट है, आपका जो मोनोमर आप ले रहे हो उससे डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको M2 से डिनोट किया है। और वहां पे भी आपका क्या है, रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये आपका चेन जो होगा ये आपका लॉन्ग चेन होगा, जिसमें आपका M1 और M1 मतलब आपके ये जो दोनों चेन ऑफ M1 है, दोनों चेन ऑफ मोनोमर है, वो जो है वो वहां पे ज्वाइन होके एक रेडिकल जो है वो बचेगा, तो वो वहां पे आपका M2 चेन मिलेगा। अभी ये M2 रेडिकल है, वो फिर से आपके मोनोमर के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर से आपको कुछ मिलेगा, M3 इसको आप डिनोट कर सकते हो। फिर से आपका जो M3 है वो फिर से आपका कोई मोनोमर के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर से वो M4। तो ऐसे जो है वो आपका जो है ये प्रोपोगेशन रिएक्शन में आपका जो चेन लेंथ जो है, चेन लेंथ जो है वो क्या होता जाएगा, चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि पहले कोई दो मॉलिक्यूल थे, फिर दो आगे चार हो गए, फिर से दो आ गए तो फिर छह हो गए, फिर से दो आ गए तो आठ हो गए। तो ऐसे ऐसे आपका चेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये जो है हम जनरलाइज वे में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका M4 का मतलब क्या है कि ये कुछ डिफरेंट है योर M3 एंड M1 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका M3 एंड M1, सपोज आपका M3 जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग है और ये आपका M1 जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग है। तो आपका जो M4 होगा वो 4 + 2 6 कार्बन कंटेनिंग हो जाएगा। तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको ऐसे कुछ डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट तो करना होगा ना। तो दैट्स वाई ये आपका M1 M2 M3 है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या M2 M3 M1 क्या हो गया, यहाँ पे ये कुछ और नहीं है, सिर्फ डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्रोपोगेशन रिएक्शन में आपकी चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और आपका प्रोपोगेशन रिएक्शन जो है यहाँ पे आपका रिएक्शन रेट जो होगा, रिएक्शन रेट जो होगा वो वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, राइट। यहाँ पे आपका रिएक्शन रेट जो होगा, रेट ऑफ प्रोपोगेशन जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा होगा रेट ऑफ टर्मिनेशन से या फिर रेट ऑफ इनिशिएशन से। जनरली हमारा रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टर्मिनेशन होता है। रेट ऑफ इनिशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इनिशिएशन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इनिशिएशन रेट, जिसमें हमारा इनिशिएटर जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन होता है और हमारा मोनोमर का रेडिकल जनरेट होता है। टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो रेडिकल फॉर्मेशन हुआ वो वहां पे वेनिस्ड हो जाएगा, और जो जो भी आपके रेडिकल फॉर्मेशन हुए वाले चेन है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल टर्मिनेशन या फिर तो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके वो वहां पे रेडिकल जो है वो वेनिश हो जाएगा और आपको फाइनली अपना पॉलीमर मिल जाएगा, राइट। टर्मिनेशन तो थोड़ा हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको एक चीज क्या देखनी है कि प्रोपोगेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, आपका चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे प्रोपोगेशन रेट के लिए रेट कांस्टेंट अगर Kp हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp इंटू M1 इंटू M1 रेडिकल, राइट। एक आपका रेडिकल है और एक आपका M1 मतलब सिंपल मोनोमर है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ प्रोपोगेशन हो जाएगा। अभी स्टेप 3 क्या आ जाएगा, स्टेप 3 इज योर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या हो सकता है, देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी, फर्स्ट इज द म्यूचुअल टर्मिनेशन, राइट, और सेकेंड इज द डिसप्रपोर्शनेशन। तो पहला जो है उसमें क्या हो जाएगा, सपोज आपका कोई MN, राइट, और दूसरा जो है वो आपका MM, ऐसे कोई आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट चेन जो है वो है वहां पे, डिफरेंट डिफरेंट चेन वहां पे जो है वो आपकी है,
तो यहाँ पे ये दोनों रेडिकल जो है वो क्या करेंगे, म्यूचुअल टर्मिनेशन, मतलब यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपका एम एन एम एम ऐसे जो है पूरा चेन बन जाएगा, राइट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2, राइट। यहाँ पे ये आपका रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका CH2 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 CH3 है, यहाँ पे भी आपका रेडिकल है। तो ये दोनों अलग दिखाने का M और N लिखने का रीजन क्या है कि यहाँ पे आपका 3 कार्बन कंटेनिंग चेन है, यहाँ पे आपका 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो उसको दो अलग अलग नाम और नोटेशन तो हमें देने होंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन देयर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल, राइट। तो ये रेडिकल का मतलब क्या है, सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के एक एक रेडिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका म्यूचुअल टर्मिनेशन होने की वजह से सिर्फ आपका 1 चेन पॉलीमर आपको मिला, राइट। 1 चेन पॉलीमर मिला और ये आपका क्या है, सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, राइट। और यहाँ पे आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, सेचुरेटेड है, राइट। तो एक तो ऐसे आपका टर्मिनेशन हो सकता है और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोला मैंने, डिसप्रपोर्शनेशन। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका MN होगा प्लस MM होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों अलग अलग आपका ये चेन भी बनाएगा और ये चेन भी, आपका रेडिकल जो है वो वेनिश हो गया, आपका रेडिकल जो था वो चला गया, बट आपके दो डिफरेंट डिफरेंट चेन आपको मिलेंगे, जिसमें से एक जो होगा वो आपका सेचुरेटेड होगा, मतलब वहां पे आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, और दूसरा जो है वो आपका अनसेचुरेटेड होगा, अनसेचुरेटेड होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है आपकी, आपने शायद ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि जब भी आपका कोई सब्सटेंस है एस जो है, राइट, वो आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन भी हो गया और यहाँ पे आपका डिक्रीज भी हो गया, तो रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसा जब होगा तो वो आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, वो आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे भी, शायद आपकी बेंजिलिक एसिड, नॉट दैट, शायद अभी याद नहीं मुझे। तो एक आती है आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो ऐसे होती है कि जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दैट इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सेम टू सेम वही एग्जांपल लेंगे, ये आपका 3 कार्बन कंटेनिंग चेन और ये आपका यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग चेन, राइट। ये आपका CH2, ये आपका CH2 CH3। तो उसमें क्या हो रहा था कि दोनों रेडिकल जो है वो म्यूचुअल टर्मिनेशन कर रहे थे, मतलब क्या होगा कि वो म्यूचुअली दोनों जो है वो मिक्स होके एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया और पूरा एक चेन बना दिया, ठीक है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा हम एक्सपांड करके लिखेंगे, पहले वाले चेन को। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, राइट, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से ये रेडिकल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड का एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। और ये आपका क्या हो गया फाइनली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, समझ में आ रहा है। और ये जो रेडिकल है, ये जो रेडिकल है वो आपका यहाँ इस रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये जो था वो आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हुआ। एक चेन जो था वहां पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या, क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपना रेडिकल जो है वो दूसरी चेन के रेडिकल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसने अपने ही इंटरमोलेक्युलर, सॉरी इंट्रामोलेक्युलर, इंटर मतलब दो अलग अलग, इंट्रा मतलब सेम। तो इसने क्या किया, इंट्रामोलेक्युलर अपना रेडिकल जो था वो अपने एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ वो जो बॉन्ड था वहां पे आपका रेडिकल फॉर्मेशन किया और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे हमें समझना क्या है कि फाइनली यहाँ पे आपका जब टर्मिनेशन होगा तब आपको CH3 या आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पे आपका CH आएगा ना, वरना 5 वैलेंसी कार्बन की पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे आपका CH2 प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH2
CH2CH3। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका क्या है, सेचुरेटेड चेन है और ये आपका अनसेचुरेटेड है। सो दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन, दिस इज योर डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका पहला स्टेप इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपोगेशन होगा और फिर आपका हो जाएगा ये आपका टर्मिनेशन रिएक्शन। और टर्मिनेशन में हमने क्या देखा, म्यूचुअल टर्मिनेशन एंड डिसप्रपोर्शनेशन टर्मिनेशन। तो एक में क्या हो रहा है कि आपकी चेन जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट, और आपको सिंपली एक वहां पे जो है प्रोडक्ट मिल रहा है। बट आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है, there is a two probability, one is your saturated product and one is your unsaturated product। और वहां पे आपका जो है रेडिकल, पहले में क्या हो रहा था कि दोनों चेन का जो रेडिकल था वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था और आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक चेन का जो रेडिकल है वो इंट्रामोलेकुलर जो है रिएक्शन करेगा, वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड वहां का जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो निकल के दूसरी चेन का जो रेडिकल था वहां पे ज्वाइन होके आपको वहां पे वो सेचुरेटेड चेन देगा और एक आपका अनसेचुरेटेड चेन मिलेगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है। ये आपका हो गया इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज कौन सी है कि एक पहला हो गया आपका इनिशिएशन रिएक्शन इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका Kp इज ग्रेटर देन Ki, राइट। और आपका Rp इज ग्रेटर देन Ri। मतलब क्या हो गया, आपका रेट ऑफ प्रोपोगेशन इज मोर देन योर रेट ऑफ इनिशिएशन, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग चेन मिलेंगी। क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि ये जो प्रोपोगेशन रेट बहुत ज्यादा है तो बार बार वहां पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा, चेन जो है वो लॉन्ग होती जाएगी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ प्रोपोगेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे आपकी चेन जो है वो, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग चेन बट लेस नंबर ऑफ चेन, लेस नंबर ऑफ चेन, राइट। ये आपको लिख लेना है, ये आपको लिख लेना। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा काइनेटिक चेन लेंथ। तो काइनेटिक चेन लेंथ क्या होता है, तो काइनेटिक चेन लेंथ इज इक्वल टू द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, राइट। यहाँ पे जो है ये आपको अच्छे से नोट डाउन करना है दैट व्हाट इज योर काइनेटिक चेन लेंथ। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दैट द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इनिशिएशन, रेट ऑफ इनिशिएशन। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल लिख लो दैट द रेट कांस्टेंट फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, free radical formation is 2 into 10 raised to minus 3 second inverse and initial concentration of the initiator is equal to 10 raised to minus 3 mole per decimeter cube, right? The overall rate of reaction, is 4 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second, right? So assuming steady state approximation for free radical, the काइनेटिक चेन लेंथ क्या होगी। यहाँ पे आपको काइनेटिक चेन लेंथ आपको पूछा है। फर्स्ट इज योर 20,000, सेकंड इज योर 2000, सी इज योर 20 एंड डी इज योर 2 into 10 raised to 5, राइट। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक चेन लेंथ जो है वो आपको पता करनी है। रेट कांस्टेंट फॉर द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज, आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है यहाँ पे आपको Ki दे दिया है 2 into 10 raised to minus 3 सेकेंड इनवर्स। फिर आपका इनिशिएटर कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया है 10 raised to minus 3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब आपका क्या होता है, लीटर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका मोल पर लीटर ही है, सिर्फ आपको जो है डिफरेंट वे से इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर आपको क्या बोल दिया है कि ओवरऑल रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो ओवरऑल रेट आपको क्या बोला है कि 4 into 10 raised to minus 3। तो यहाँ पे आपका जो है
ओवरऑल रेट क्या बोल दिया है 4 × 10⁻³ तो काइनेटिक चेन लेंथ आपके पास जो है फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय क्या था आपका रेट ऑफ इनिशिएशन, रेट ऑफ इनिशिएशन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि रेट ऑफ इनिशिएशन दिया नहीं है, तो आपने स्टार्टिंग में निकाला था ना रेट ऑफ इनिशिएशन, क्या निकाला था आर आई इज इक्वल टू क्या था आपका के आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई, राइट। तो के आई आपको दे दिया है, आई आपको दे दिया है, ये आपका 2 × 10⁻³ ये आपका 10⁻³ तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 2 × 10⁻6 हो जाएगा, 2 × 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 × 10⁻6 हो गया, और ये आपका रेट ऑफ इनिशिएशन जो है वो आपको क्या सॉरी ये आपका रेट ऑफ इनिशिएशन हो गया, ये हमने क्या निकाला यहाँ पे रेट ऑफ इनिशिएशन निकाला, ठीक है। बट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आपको दिया है 4 × 10⁻³ दे दिया है, और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इनिशिएशन आपका निकल गया 2 × 10⁻6। तो इजी है, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, 2 × 10⁻³ हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा, तो 10⁻³ × 10⁻6 हो जाएगा, तो 6 - 3 आपका 3 हो जाएगा। ये आपका बड़ा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, मतलब इसको आप 2000 से जो है लिख सकते हो, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वहां पे आपको रिएक्शंस भी दिया है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शन दिया है, उसके बाद ये आपको दिया है, और शायद ये आपको 4 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक चेन लेंथ का फॉर्मूला पता है दैट द ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इनिशिएशन। बट यहाँ पे ट्रिक क्या किया है उन लोगों ने, रेट ऑफ इनिशिएशन डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने दिया है रेट कांस्टेंट फॉर योर इनिशिएशन रिएक्शन एंड इनिशिएटर कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। तो अगर आप डायरेक्टली जो है अपना रेट कांस्टेंट का यूज कर लोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा कैसे आपको वहां पे क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी आपका याद रखने वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। अभी आपके इतने फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखने हैं। तो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू मोनोमर that are consumed, right, divided by polymer that are produced। ये आपका हो जाएगा द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर, दैट एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर पर पॉलीमर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका मोनोमर दैट आर कंज्यूम्ड, मतलब आपका मोनोमर कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है आपका प्रोपोगेशन स्टेप में, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ प्रोपोगेशन होगा, और पॉलीमर फॉर्मेशन होगा कब, टर्मिनेशन के बाद। यहाँ पे आपका रेट ऑफ टर्मिनेशन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वहां पे आपका रेट ऑफ इनिशिएटर और रेट ऑफ टर्मिनेशन, रेट ऑफ इनिशिएशन और रेट ऑफ टर्मिनेशन दोनों आ सकता है, बिकॉज इन सम केसेस योर रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू योर रेट ऑफ टर्मिनेशन, राइट। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो वहां पे लिख लो दैट एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर पर पॉलीमर मॉलिक्यूल, एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर per polymer molecule, that is your degree of polymerization, that is your degree of polymerization, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो भी पार्ट था वो। अभी हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वहां पे आपका स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। और यहाँ पे आपका जो है द रेट ऑफ इनिशिएशन, मतलब आपका रेट ऑफ इनिशिएशन इज ग्रेटर देन योर प्रोपोगेशन रेट, राइट। और आपका रेट कांस्टेंट फॉर योर इनिशिएशन इज ग्रेटर देन योर रेट कांस्टेंट फॉर योर प्रोपोगेशन रिएक्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो आपको जो है दो चीजें लिख लेनी है। फर्स्ट आपका जो है इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका क्या था, rate of propagation is greater than your rate of initiation, right? So that's why here is long chain
and less number of chain formed, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म योर लॉन्ग चेन एंड लेस नंबर ऑफ चेन इज फॉर्म। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया क्यों यहाँ पे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होगा। मैंने बोला था कि प्रोपोगेशन रिएक्शन फास्ट है, तो बार बार आपका जो है रेडिकल जो है वो दूसरा आपका जो नॉर्मल आपका मोनोमर था उसका रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, अगेन रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, तो चेन लेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड इन स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन, इन स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इनिशिएशन इज ग्रेटर देन योर रेट ऑफ इनिशिएशन इज ग्रेटर देन योर रेट ऑफ प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन रेट जो है वो यहाँ पे आपका कम है, तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट चेन, यहाँ पे आपका जो पॉलीमर है वो शॉर्ट चेन एंड मोर नंबर ऑफ चेन। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ चेन मतलब कितने चेन अलग अलग मिलेंगे, मतलब सपोज यहाँ पे आपका जो है दो चेन ही मिल रहा है, बट यहाँ पे आपकी जो दो चेन है वो बहुत लंबी मिलेगी, राइट, क्योंकि लॉन्ग चेन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शॉर्ट चेन फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट चेन फॉर्मेशन तो होगा बट चेन की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे आपकी जो पॉलीमर चेन मिलेगी तो यहाँ पे आपको 12, 14, 16 ऐसी मोर नंबर ऑफ पॉलीमर चेन फॉर्मेशन होगी। बट यहाँ पे जो चेन फॉर्मेशन होगी उसकी जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, राइट। तो ये आप लिख लो दैट शॉर्ट चेन एंड मोर नंबर ऑफ चेन इज फॉर्मेशन इन द स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन, इन द स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन। अभी यहाँ पे आपका इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि आपका सपोज ए बी कोई मॉलिक्यूल है, ए आपका एसिडिक एसिड कंटेनिंग मतलब आपका COOH कंटेनिंग कोई है ए, बी जो है वो आपका कोई OH कंटेनिंग है, ठीक है। तो आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या हो जाएगा, आपका जो है एक कोई स्मॉल मॉलिक्यूल वहां से निकल जाएगा और ऐसे आपका जो है AB ऐसे आपका जो है पॉलीमर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका एस्टर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो एस्टर हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग द मोनोमर टू फॉर्म योर पॉलीमर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो फाइनली जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ मोनोमर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ monomer undergoes the condensation पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू, P क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनोमर अंडरगोज द कंडेंसेशन। तो ये आपका क्या शो करता है कि आपका कितना मोनोमर जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू KR इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KR A0 T। तो यहाँ पे आपका जो KR है वो क्या है, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एंड A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोमर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर मोनोमर। ये अच्छे से आप जो है नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सॉरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोनोमर अंडरगोज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और चार ऑप्शंस दिए हैं। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर मोनोमर कैन अंडरगोज द कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट, कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छे से नोट डाउन कर लो और यहाँ पे आप जो है IMP लिख लो, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर योर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1/1 माइनस P होगा। ये आप लिख लो अच्छे से, और ये आपका इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ पे आपका P क्या हो जाएगा, P इज योर प्रोबेबिलिटी, P इज योर प्रोबेबिलिटी। और P इज इक्वल टू क्या था, P इज इक्वल टू तो आपको पता है KR A0T डिवाइडेड बाय 1 KR, ये आपका था, ये आपका था, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट अप कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस KR A0T डिवाइडेड बाय 1 प्लस KR A0T। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जो है अभी आगे का जो भी पार्ट होगा वो आपका मैथमेटिकल स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस KR A0T माइनस यहाँ पे आपका KR A0T डिवाइडेड बाय 1 प्लस KR A0T हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, माइनस है तो राइट। तो ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो फाइनली KR A0T, दिस इज योर फाइनल डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इन फॉर्म ऑफ योर रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1 है। ये आप लिख लो अच्छे से लिख लो, दैट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1 प्लस KR A0T, KR A0T। ये जो है आप अच्छे से लिख लो, ये आप अच्छे से लिख लो। यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ अपना जो है प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो अपने इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया। तो फाइनली जो है हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो एक जो है वो आपको यही याद रखना है। आपको अगर बोल दिया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोनोमर अंडरगोज द condensation polymerization is 2.567 anything, then what is the degree of polymerization। तो वो जो है यहाँ पे आपको जो है अपना वैल्यू पुटअप कर देना है और फाइनल आंसर निकाल लेना है। या फिर आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज 2.2 into 10⁻³ फिर आपका द इनिशियल मोनोमर कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻, जैसे अभी आपने देखा ना, वैसे ही आपका जो है पूरा आपको डिटेल दिया हुआ होता है। वहां पे टाइम भी आपको दे दिया है, सब कुछ आपको टाइम दिया है, दैट undergoes the reaction for the 10 आवर्स, या फिर सेकंड्स में भी हो सकता है, या फिर नैनो सेकंड में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो टाइम भी आपको दे दिया है। तो इजीली वहां पे आपका जो है वैल्यू पुटअप करो, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। बट फॉर्मूला नहीं पता है, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट योर फाइनल आंसर। तो आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका क्या था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, ठीक है। अभी मुझको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में अगर ये फॉर्मूला चाहिए तो क्या करूंगा मैं, अगर इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 माइनस पी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इसको मैं जो है अंदर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ आ रहा है 1, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी यहाँ से मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए। तो इसको जो है मैं यहाँ से इतना जो पार्ट है उसको मैं जो है इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊंगा, इसको जो है इस तरफ ले आऊंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा n-1 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। कोई गलती यहाँ पे नहीं हो रही है। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाएगा तो आपका जो है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कुछ नहीं किया ना हमने, सिर्फ वही फॉर्मूला जो था उसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया है। ये भी आप लिख लो, ये भी आप लिख लो। क्या किया, यहाँ पे जो था ये आपका फॉर्मूला, उसको हमें प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर ये फॉर्मूला चाहिए, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालना है बाय द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, पी वाले पार्ट को इस तरफ लेके आया, राइट। फिर इसको मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा कुछ मिल गया। फिर मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ से मैं ग्रीन से डिनोट करता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया। तो ये आपका माइनस था वो प्लस हो गया, राइट। और ये आपका 1 जो है वो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये आपका एवरेज एन जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इस तरफ जाएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे आपका डिवाइडेशन में, समझ रहे हो। यहाँ पे ये जो है वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, एक आपका आ गया KR A0T divided by 1 plus KR A0T, and this is your probability. Second, your degree of polymerization is 1 upon 1 minus P, right, ये आपको याद रखना है। And third, your
P प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या आ गया आपका n -1 डिवाइडेड बाय योर n, ठीक है। और आपने एक और लिखा था अपनी इसके लिए आपने एक और फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस के आर ए 0 टी। अच्छे से ये सब फॉर्मूला जो है वो आपको याद रहने चाहिए, अदरवाइज देर इज नो वे टू फाइंड आउट फाइनल आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। ये आपको याद रखने ही है, दिस इज द कंपल्सरी, यू हैव टू रिमाइंड, राइट। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, फिर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी आपका फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, P इज इक्वल टू n -1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँ, इफ आई रिप्लेस दिस विद द k, तो यहाँ पे आपका k क्या है, k इज द number of monomer, k is the number of monomer undergoes condensation polymerization। तो k क्या है आपका, k is the number of monomer which are undergoes the condensation polymerization। तो फाइनली आपका फॉर्मूला जो है p is equal to क्या आ जाएगा, k -1 डिवाइडेड बाय k, राइट। तो यहाँ से जो है हम एक एग्जांपल करेंगे, तो आपको इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉलीमर विद द 50 यूनिट्स, पॉलीमर विद 50 यूनिट्स, राइट। तो k क्या है, k क्या है, हमने क्या लिखा था, k इज द नंबर ऑफ मोनोमर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन। या फिर k क्या हो सकता है, k आपको ऐसे बोल के दिया है कि k जो है वो आपका यूनिट है। यूनिट मतलब क्या बोल सकता हूँ कि आपका कोई एक मोनोमर है तो उसको हम एक यूनिट बोलेंगे, दूसरा है तो उसको हम दूसरा यूनिट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका 50 यूनिट्स, इसका मतलब क्या है कि दैट योर 50 मोनोमर्स पार्ट्स आर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कंफ्यूज यहाँ पे मत होना कि ये 50 यूनिट्स तो कहीं पे लिखा नहीं है। 50 यूनिट्स क्या है, इसका मतलब आपका 50 यूनिट्स मतलब आपका 50 मोनोमर्स आर देयर व्हिच आर अंडरगोज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, और k -1 डिवाइडेड बाय k, और k मतलब क्या है, द यूनिट दैट आर अंडरगोज द कंडेंसेशन रिएक्शन, या फिर द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स दैट आर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो वो आपको दे दिया है 50 -1 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आपका 49 डिवाइडेड बाय 50, राइट। तो यहाँ पे आपका 49 डिवाइडेड बाय 50 अगर आपको करना है, आपको अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका डबल कर दो, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, इसका डबल आपका 100 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका 0.98 आ जाएगा। इसका भी कर लो, यही आंसर आएगा। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये जो है ये आपको करना इजी रहेगा कंपेयर टू दिस, समझ रहे हो। तो ये आपका 0.98 आ गया, तो 0.98 इंटू 100 करेंगे तो आपका ये 98%, there is a probability of 98% that your 50 units are undergoes the condensation polymerization reaction, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आई होप कि नहीं होगा। यहाँ तक मैं आपको सिर्फ जो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 रिएक्शंस आपने देख लिए। फिर आपका एक में आपका जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वहां पे आपका प्रोपगेशन रिएक्शन रेट इज हायर देन योर इनिशिएशन रिएक्शन, and in your stepwise mechanism your initiation reaction or your termination reaction rate is more than your propagation reaction, so that in your addition polymerization you will get the larger chain of final product with the small number of polymer chain, right. And in condensation polymerization you will get the shorter chain polymer with the large number, like more number of your फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये यहाँ तक आपने देख लिया। फिर आपने क्या देखा कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, फिर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज दैट द मोनोमर आर अंडरगोज द condensation polymerization reaction, and the P is equal to Kr concentration of A into T divided by 1 plus Kr concentration of A into T. And what is the Kr? The Kr is the rate constant for your condensation polymerization, and what is the A0? is the initial concentration of your initiator या फिर और your monomer, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर काइनेटिक चेन लेंथ क्या था, the overall rate reaction divided by the rate of initiator, right, rate of initiation reaction। तो वहां पे आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एग्जांपल देख लिया। यहाँ पे आपका जो है
प्रोबेबिलिटी देख लिया, प्रोबेबिलिटी और आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बीच का रिलेशन देख लिया। अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को जो है हमारे k यूनिट ऑफ मोनोमर से रिप्लेस करेंगे, देन व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर योर प्रोबेबिलिटी, द p इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k। यहाँ तक आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नेक्स्ट एक और हम देखेंगे, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर। ये आप साथ में लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर विथ के यूनिट। तो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन काई के, राइट, काई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी रेस टू के माइनस 1 इंटू 1 माइनस पी। तो यहाँ पे आपको अगर सेम टू सेम वहां पे आपको 50 यूनिट्स दिया था और बोल दिया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आपका जो है पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो प्रोबेबिलिटी आपका 0.98 आ गया। तो 0.98 रेस टू 50 माइनस 1 माइनस 0.98। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा फॉर योर 50 यूनिट्स, राइट, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था ना वैसे ही। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है। मोल फ्रैक्शन के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर के यूनिट्स, राइट। तो के यूनिट्स का मास फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो वो आपका डब्ल्यू के क्यों लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि के यूनिट के लिए हम जो है निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ 50 यूनिट्स है तो आप यहाँ पे के 50 लिख सकते हो, राइट, सॉरी एक्स 50 लिख सकते हो, काई 50 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अगर लिखना है तो डब्ल्यू 50 लिख सकते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे के से कोई बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, सिर्फ आपका यहाँ पे के जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, फिर आपका के माइनस 1 वही का वही है, बट वहां पे आपका 1 माइनस पी का जो है स्क्वायर आएगा, 1 माइनस पी का जो है स्क्वायर आएगा। ये अच्छे से लिख लो, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम क्या देखेंगे, फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसके लिए आपका पीडीआई पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या आ जाएगा, आपका पीडीआई इज इक्वल टू 1 प्लस पी। और P यहाँ पे क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट PDI इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी फॉर योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, फॉर योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फिर आपका इन द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द नंबर एवरेज मोलर मास, यहाँ पे लिखो नंबर एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p। यहाँ पे आपका m1 क्या है, दिस इज द मोलर मास, यहाँ पे लिखो m1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट, मोलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट हो गया यहाँ पे आपका m1। तो यहाँ पे आपका नंबर एवरेज मोलर मास जो है वो आप यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, दैट व्हाट इज द relation between the probability and the number average molar mass, what is the relation between the probability and the number average molar mass, and what is the relation between the weight average molar mass and the probability। तो यहाँ पे आपका 1 प्लस पी 1 माइनस पी इंटू m1, ये सब फॉर्मूला जो है वो अच्छे से लिख लो और याद कर लो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, दैट अगर मैं यहाँ पे बोल दूं दैट द मोलर मास ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इज 50 ग्राम पर मोल, राइट, एंड द यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा दैट द रिपीटिंग यूनिट मोलर मास इज 50 ग्राम पर मोल एंड द यूनिट इज, एंड इट इज फॉर द 80 यूनिट्स, इट इज फॉर द 80 यूनिट्स। तो ये आपका k का वैल्यू हो गया, राइट। तो आपका p इज इक्वल टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k, तो इससे आप 80 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 80, तो इससे जो है आप जो फाइनल अपना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी निकल गया तो आपको जो है m1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी करोगे, m1 का वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दे दिया है, 1 माइनस पी करोगे तो ये आपका फाइनल कैलकुलेशंस करके आपको जो है नंबर एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। तो ऐसे जो है अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला पता है। तो सब फॉर्मूलाज बहुत ईजी वे में मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं और सब इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करके डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, राइट। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली क्या होता है, दैट मोनोमर यूनिट, एवरेज मोनोमर यूनिट ऑफ योर पॉलीमर, राइट, या फिर आपका मोनोमर विच आर कंज्यूम डिवाइडेड बाय द पॉलीमर विच आर प्रोड्यूस, ये आपका जनरल वे में होता है, राइट। अगर आपको बोल दिया है दैट द मोनोमर आर कंज्यूम्ड if in your polymerization reaction 200 monomer are consumed and
100 एंड 100 पॉलीमर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, राइट। 200 मोनोमर कंज्यूम हो गया और 100 जो है फॉर्मेशन हो गया, तो वहां पे आपको सिंपली 200 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो वहां पे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 आ जाएगा, समझ रहे हो। बट आपको जो है अगर रिलेशन मेंटेन करना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और आपका प्रोबेबिलिटी का, तो वो आपका आ जाएगा ये वाला, राइट। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी, राइट। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ए को जो है इस फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेट कांस्टेंट दे दिया है, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो भी आप निकाल सकते हो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका ये जो है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का कैसे रिलेशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ के क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ योर मोनोमर विच आर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या फिर द नंबर ऑफ मोनोमर विच आर अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, राइट। तो ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। फिर आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, फिर आपका मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, इजी इजी फॉर्मूलाज है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड पीडीआई इज इक्वल टू पीडीआई फॉर योर कंडेंसेशन रिएक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस पी। ये जो है यहाँ पे आप स्टार लगा के आईएमपी कर लो, स्टार लगा के आईएमपी कर लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से हम जो है थोड़ा बहुत यहाँ से ले लेते हैं, तो आपका जो है क्वेश्चन अगर टफ पूछा गया तो भी आप आंसर निकाल दोगे। वो आपका हो जाएगा पॉलीमर साइज। तो पॉलीमर साइज जो है वो आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम कॉन्टूर लेंथ पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्टूर लेंथ जो है वो मेनली एंड टू एंड डिस्टेंस में जो है मेजरमेंट के लिए है। तो यहाँ पे सपोज ये आपका कोई लीनियर चेन पॉलीमर है, ठीक है, लीनियर चेन पॉलीमर है, तो ये आपका एक एंड हो गया, ये आपका दूसरा एंड हो गया, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस अगर आप देखोगे एंड टू एंड डिस्टेंस, तो ये आपका डी है, ठीक है। अभी यही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 पॉइंट वाला ही अगर हम जो है पॉलीमर चेन को, अगर वो आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, अगर ऐसा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका एंड ये हो गया, एक आपका ये एंड जो है ये हो गया, और ये जो है यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये स्ट्रेट चेन है और ये आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेट चेन है वहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये आपका जो शॉर्ट यहाँ पे आपका जो है चेन में नहीं है, वहां पे आपका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। तो अगर अगर ऐसा होगा तो आपका जो साइज ऑफ पॉलीमर जो है वो आपका गलत निकलेगा, तो यहाँ पे आपका टू डिटरमाइन correct length we use contour length। ये अच्छे से याद कर लो। यहाँ से बहुत इजी एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द कॉन्टूर लेंथ का जो फॉर्मूला था n इंटू एन, ये आपको 4 मार्क्स से पूछ लिया था नेट में। इतना इजी क्वेश्चन था कि 2 बार तो मुझे भी डाउट हुआ कि ये सही में 4 मार्क का क्वेश्चन है या नहीं है, सिर्फ इतना फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ठीक है। तो ये आपका जो है ये हमें सही डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा लेंथ हम यूज करते हैं, कॉन्टूर लेंथ। एंड कॉन्टूर लेंथ आर सी इज इक्वल टू क्या होता है, आर सी इज इक्वल टू एन इंटू एल। एंड एन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोमर हो जाएगा, एंड एन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मोनोमर। ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोनोमर एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ मोनोमर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आर सी, मतलब ये आपका कॉन्टूर लेंथ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज लिख लो, दैट कॉन्टूर लेंथ कंसिडर्ड और कॉल्ड एज कॉन्टूर लेंथ इज कंसिडर्ड और called as a random coil approximation, random coil approximation। तो मैंने बोला था कि रैंडम कॉइल अप्रोक्सीमेशन के लिए आपका ए का वैल्यू कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि पहले मैंने क्या बोला कि आपका जो साइज ऑफ पॉलीमर जो है, तो एक आपका स्ट्रेट लाइन है और एक आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो वहां पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दैट एंड टू एंड डिस्टेंस जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन के लिए ज्यादा है,
और यहाँ पे आपका एंड टू एंड डिस्टेंस जो है ये आपका क्या है, एंड टू एंड डिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पे कम है। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जब आप जनरल वे से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो दोनों का डिस्टेंस तो डिफरेंट डिफरेंट है बट आपको पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक नया मेथड जो है वो फाइंड आउट किया गया, एंड टू डिटरमाइन द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द एंड टू एंड रेशियो यू आर यूजिंग द कॉन्टूर लेंथ। तो कॉन्टूर लेंथ आर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू एन इंटू एल व्हेन एन इज इक्वल टू वेयर एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोनोमर एंड एल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ योर monomer, and that contour length is considered or called as a random goal approximation, right? फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा आर आर एम एस, ये क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर रेडियस। तो आर आर एम एस जो है वो आपको क्या बोलता है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, दैट एंड टू एंड, ये आप लिख लो, दैट एंड टू एंड contour length for straight chain polymer। स्ट्रेट चेन होगा उसके लिए आप जो है आर आर एम एस, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टूर लेंथ का रूट मीन स्क्वायर के फॉर्म में एक इक्वेशन है, वो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एल। तो सिंपली यहाँ पे भी आपका एन क्या है, द नंबर ऑफ मोनोमर, एंड एल क्या है आपका लेंथ ऑफ मोनोमर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एवरेज कॉन्टूर लेंथ, तो उसको आप जो है आर बार से डिनोट करोगे, एंड आर बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8/3 पाई, ठीक है, इंटू अंडर रूट एन इंटू एल। तो यहाँ पे आप अगर याद रखना है तो पहला आपका आर सी इज इक्वल टू क्या था, एन इंटू एल था, ठीक है। फिर दूसरे में क्या किया, सिर्फ आपका एन का जो है अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अब जब तीसरे में जाओगे तो इतना पार्ट तो सेम है, फिर आपका एडिशन कितना हुआ, सिर्फ आपका अंडर रूट 8/3 पाई हो गया। और अभी आपका लास्ट जो आएगा वो आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबल कॉन्टूर लेंथ, तो उसको हम जो है आर एम पी से डिनोट करेंगे, एंड आपका आर एम पी मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 2/3 अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एल। तो यहाँ पे भी ये सेम है, सिर्फ आपका ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 4 टाइप की जो है कॉन्टूर लेंथ है। फर्स्ट इज योर सिंपल आरसी कॉन्टूर लेंथ, सेकंड इज योर रूट मीन स्क्वायर, थर्ड इज दिस इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेट चेन पॉलीमर, दिस इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेट चेन पॉलीमर। फिर आपका आ जाएगा आर बार, मतलब ये आपका एवरेज, ये आपका आ जाएगा एवरेज कॉन्टूर लेंथ या फिर मीन कॉन्टूर लेंथ, राइट। ये आपका हो जाएगा मीन एंड टू एंड कॉन्टूर लेंथ हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर आपका आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड कॉन्टूर लेंथ। तो ये आपका अगर इसको लिखना है, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके एंड टू एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से, और कुछ नहीं है। हमने क्या किया कि हमारा जो एंड टू एंड डिस्टेंस था वहां पे हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा था, तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक नया टॉपिक आया कॉन्टूर लेंथ, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट एंड टू एंड डिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ पे आपका आर सी, आर आर एम एस, आर बार एंड आर एम पी जो है वो आपका क्या है, एंड टू एंड डिस्टेंस है, एंड टू एंड डिस्टेंस है, और कुछ नहीं। जैसे आपका मोलर मास था ना, आपका नंबर एवरेज मोलर मास था, वेट एवरेज मोलर मास था थे तो सब आपके मोलर मास ही, बट आपके वहां पे वैल्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे ये सब जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, बट यहाँ पे सबके वैल्यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉन्टूर लेंथ एंड टू एंड डिस्टेंस, राइट। ये आपका हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर एंड इट इज फॉर द स्ट्रेट चेन पॉलीमर, राइट। ये आपका हो जाएगा मीन एंड टू एंड, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो मीन एंड टू एंड डिस्टेंस, या फिर एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस। और ये आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने किया था ना, एम एन का वैल्यू जो था वो सबसे कम था, फिर एम डब्ल्यू था, फिर आपका एम जेड था। तो यहाँ पे भी आपका जो है सबसे बड़ा वैल्यू जो आएगा, आपका लेंथ जो है सबसे ज्यादा आपका आर सी का आएगा, फिर आपका आर आर एम एस का आएगा, फिर आपका आर एवरेज या फिर आपका मीन एंड टू एंड डिस्टेंस, और फिर आपका मोस्ट प्रोबेबल आएगा, राइट। और यहाँ पे आपका रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 रेस टू
अंडर रूट 8/5 रेस टू, सॉरी इज टू, रेस टू नहीं इज टू अंडर रूट, राइट। ये आपका रेशियो आएगा। रेशियो जो है वो आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे अलग से सबके इक्वेशन लिख देता। आर सी इज इक्वल टू क्या था, एन इंटू एल था। फिर आपका आर एम एस इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट एन इंटू एल था। फिर आपका आर मीन एन टू एन डिस्टेंस क्या था आपका, 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई अंडर रूट एन इंटू एल था। और आपका आर मोस्ट प्रोबेबल क्या था, अंडर रूट 2/3 अंडर रूट एन इंटू एल था। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये तीनों के लिए एवरेज अगर निकालना है, इस तीनों के लिए मुझे अगर कोई सेम यहाँ से निकालना है तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे आप जो है अंडर रूट 3 अगर निकाल लोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। और यहाँ पे भी अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। बाकी का सब जो है वो वहां से निकल जाएगा। समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको अगर डायरेक्टली याद रखना है तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट योर वैल्यू ऑफ योर कॉन्टूर लेंथ वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका ट्रिक क्या लगाना है याद रखने के लिए, राम। राम हमारे भगवान का नाम राम, राम याद रख लो। तो राम कैसे, राम से मतलब कैसे याद रखोगे, तो आर, आर फॉर आर एम एस, राइट। ए फॉर एवरेज, ए फॉर एवरेज एंड एम फॉर मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ गया। और आपका आर सी जो है वो सबसे ज्यादा होगा ही होगा। ऐसे जो है राम से याद रखो, आर फॉर रूट मीन स्क्वायर, ए फॉर एवरेज या फिर मीन, राइट, एंड एम फॉर मोस्ट प्रोबेबल। तो आप जो है कभी ये चीज भूलोगे नहीं, आप जो है ये चीज कभी भूलोगे नहीं। सबके लिए फॉर्मूलास आपको याद रखना है, एन इंटू एल अंडर रूट एन इंटू एल, ये आपका आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई अंडर रूट एन इंटू एल। और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 2/3 अंडर रूट एन इंटू एल। ये सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 100 बार लिख लो, 200 बार लिख लो, बट ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दिया है, राम का नाम याद रख लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। ऐसा ही आपका फिजिकल में, फिजिकल ही पढ़ रहे हैं, फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स में आपका वेलोसिटी का ऑर्डर भी आता है, वेलोसिटी का भी ऑर्डर आता है। वहां पे भी आपका वी आर एम एस is greater than your V average and it is greater than your V most probable. Most probable velocity is less than your average velocity and average velocity is less than your root mean square velocity. यहाँ पे आपका ये भी आता है। तो यहाँ पे अभी आपका रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा, 3 √8 5 एंड √2। यहाँ पे भी आपका रेशियो जो है वो ऐसे आता है। तो ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है आपका वेलोसिटी के लिए भी सेम टू सेम जो है, यहाँ पे भी आपको राम याद रख लेना है। राम, राम का मतलब आर इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, ए मीन्स एवरेज या फिर मीन, और एम फिर एम फॉर द मोस्ट प्रोबेबल। तो राम का नाम याद रख लो, आपको जो है कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्टूर लेंथ। कॉन्टूर लेंथ तो यहाँ पे जो है अगर मैं ऐसा एक ग्राफ दूंगा, नंबर ऑफ यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है एंड टू एंड, एंड टू एंड डिस्टेंस, एंड टू एंड डिस्टेंस में यहाँ पे लिखूंगा। और यहाँ पे ये जो है ये आपका ए आ जाएगा, ये आपका अगर बी है, और ये आपका सी है, ये आपका बी और ये आपका सी। तो अगर मुझे यहाँ पे आपका आर, आर एम एस कौन सा है, आर बार, मतलब क्या हो गया आपका मीन एंड टू एंड डिस्टेंस या फिर एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस और मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस। तो ए बी और सी में से कौन कौन सा वैल्यू कौन कौन सा है ये आपको पता करना है, या फिर आपको ऑप्शन दिया है दैट फॉर द ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिस्पेक्टिवली। तो ए के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा एंड सी के लिए क्या होगा, चलो बताओ मुझे। हमने क्या याद रखना है, राम याद रखना है, और आर सी तो सबसे बड़ा होगा ही, मतलब हमारा यहाँ पे आर सी का वैल्यू जो एंड टू एंड डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर आर आर एम एस का होगा, फिर आर बार का होगा, और फिर मोस्ट प्रोबेबल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आगे जाओगे वैसे वैसे आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, एंड टू एंड डिस्टेंस, मतलब सी का एंड टू एंड डिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है। तो सी जो है वो आपका आर एम पी मतलब मोस्ट प्रोबेबल है। बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीन एंड टू एंड डिस्टेंस हो जाएगा ना। ए जो है वो आपका आर आर एम एस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो सिर्फ आपने क्या किया, जैसे हमने मोलर मास निकाला था वैसे ही यहाँ पे अगर ऐसे ग्राफ करके दे दिया है तो भी आपको आंसर निकालते आना चाहिए, आंसर निकालते आना चाहिए। एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको दे देता हूँ, वो आप अपने कैलकुलेशन से कर लीजिए, और उसका आंसर भी मैं दे दूंगा
और अगर कंफ्यूजन है तो स्टडी मटेरियल में जो आपके पास मटेरियल है वहां पे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंपेयर कर लेना, बट पहले जो है अपने तरीके से इसका आंसर निकालना, ठीक है। दैट कैलकुलेट द कॉन्टूर, काउंटर नहीं, नॉट काउंटर, दिस इज कॉन्टूर लेंथ, राइट, यहाँ पे कॉन्टूर लेंथ, contour length and root mean square and to and distance in नैनोमीटर, आपको नैनोमीटर में निकालना है, ठीक है, ऑफ पॉलीमर molded as a random polymer, molded as random polymer with 1000 monomer of chain। यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो साथ में ही एग्जाम्पल लिख लो और अभी से ही सॉल्व करने का ट्राई करो। तो क्या है कि अभी आपका जो फ्रेश टॉपिक है तो आप इजीली जो है आंसर निकाल सकते हो। चेन लेंथ 150 पिकोमीटर ईच, ठीक है। तो यहाँ भी आपका जो ऑप्शन है, फर्स्ट इज योर 150 एंड 47.4, सेकेंड इज योर 150 एंड 4.74, C is your 15 and 47.4 and D is your 15 and 47.4। तो इसका आप आंसर कैसे निकालोगे, तो आपको कॉन्टूर लेंथ फाइंड आउट करना है और RMS वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, RC इज इक्वल टू N इंटू L है और आपका RMS इज इक्वल टू अंडर रूट N इंटू L है। बहुत इजी है, ये आपका नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको अगर दो फॉर्मूला पता है तो आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको जो है 1000 जो है आपका N इज इक्वल टू 1000 दे दिया है और आपका जो लेंथ ऑफ मोनोमर जो है वो आपको पिकोमीटर में दे दिया। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं आते, क्योंकि आपको फाइनल आंसर नैनोमीटर में पूछा है, फाइनल आंसर नैनोमीटर में पूछा है। एक जो है हम निकालते हैं दैट N इंटू L, ठीक है। N क्या है आपका 1000 है, फिर वो आपका 150 पिकोमीटर दे दिया है, एंड उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 जो है वो आप 10⁻³ लिख सकते हो इंटू 150 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ये आपका फाइनली क्या हो गया 150 इंटू 10⁻², ये आपका 3 है तो यहाँ पे आपका -9 हो जाएगा, 12 - 3 9 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा मीटर। अभी आपको पता है दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो फाइनली आपका जो आंसर जो है वो आपका 150 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये आपका क्या है, नैनोमीटर है। तो ये आपका 150 वाला जो है वो आपका ये सही ऑप्शन है और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो ये आप होमवर्क में करते आइएगा। यहाँ तक जो है आपका जो है मोस्टली सब पार्ट जो है खत्म हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री में। एक छोटा सा जो पोर्शन है लाइट स्कैटरिंग वो हम करेंगे। वहां पे आपको याद क्या रखना है ये मैं बता देता हूँ। लाइट स्कैटरिंग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा लाइट स्कैटरिंग। तो लाइट स्कैटरिंग से आपको क्या मिलता था, लाइट स्कैटरिंग से आपका मिलता था वेट एवरेज मोलिकुलर मास। ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो लाइट स्कैटरिंग में आपका जो है इट इज बेस्ड ऑन टिंडल इफेक्ट एंड यहाँ पे आपका आई थीटा डिवाइडेड बाय आई जीरो। तो आई थीटा डिवाइडेड बाय आई जीरो क्या हो जाएगा, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट divided by intensity of incident light। तो ये क्या है कि सपोज आपका कोई ये आपका कोई पॉलीमर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर क्या करोगे, लाइट इंसिडेंट करोगे। तो यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी होगा ये आपका इंसिडेंट लाइट का, ये आपका इंसिडेंट जो होगा वो आपका I0 होगा, ये आपका इंसिडेंट लाइट होगा। अभी जैसे ही यहाँ पे आपका पॉलीमर पे ये लाइट इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ से आपका जो है कुछ लाइट स्कैटर्ड होगा, राइट। यहाँ पे ये जो आपका लाइट मिल रहा है ये आपको स्कैटर्ड लाइट मिल रहा है और ये आपका जो इंटेंसिटी होगा यहाँ पे दिस इज योर आई थीटा, राइट। दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। तो ये आपका हो जाएगा आई थीटा अपॉन I0, तो विच इज इक्वल टू 8π⁴ a into alpha square divided by λ4 into
आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला सर कैसे याद रखो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछ सकता है, बट अगर पूछेगा तो भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट यहाँ से आपको रिलेशन जो है दो तीन वो याद रखने हैं। कैसे? दैट आई थीटा और आई जीरो, मतलब ये आपका जो है वो 1/λ स्क्वायर, राइट, और 1/r² और a। यहाँ पे आपका जो है आपको क्या लिख लेना है, ये आपका ए क्या है, ए इज योर नंबर ऑफ पार्टिकल। ए क्या है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल कौन से, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग पार्टिकल, राइट, स्कैटरिंग पार्टिकल। फिर आपका जो लेमड़ा जो है वो क्या है, आपका वेवलेंथ है। फिर आपका जो आर जो है वो रेडियस ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल, स्केटर्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये जो स्कैटरिंग है ये आपका आई थीटा बाय आई जीरो, ये क्या आपका शो करता है, स्कैटरिंग, राइट। लाइट स्कैटरिंग आपका कितना हो रहा है ये आपको जो है वो क्या शो करता है, आई थीटा बाय, ये जो रेशियो आप जो है वो करोगे आपका फाइनल वैल्यू मिलेगा, वो आपको शो करेगा दैट हाउ मच स्कैटरिंग इज अकर्स देयर, राइट। तो स्कैटरिंग आपका कब बढ़ेगा और कब कम होगा, ये रिलेशन ही आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपने रिलेशन लिख लिया है दैट स्कैटरिंग, हम जो है उल्टा लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं तो ज्यादा जो है याद रखने में इजी रहेगा। कैसे? अगर वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आपका वेवलेंथ जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्कैटरिंग, तो वेवलेंथ जितना इंक्रीज होगा आपका स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। फिर ये क्या है आपका रेडियस, रेडियस ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है, राइट। तो आपके जो भी स्कैटरिंग पार्टिकल है, जहां पे आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां से स्कैटरिंग हो रहा है, तो वो पार्टिकल की जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना ही आपका स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। ये आपने लिख लिया। और थर्ड क्या हो जाएगा कि जितना स्कैटरिंग पार्टिकल जो है या फिर स्कैटरिंग मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, राइट। और इसके आपके जो है स्कैटरिंग यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आपका नंबर ऑफ स्कैटरिंग, नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, मतलब ए इंक्रीज होगा उतना ही आपका स्कैटरिंग इंक्रीज होगा। ये जो है इतनी चीजें आपको जो है याद रखनी है अच्छे से, दैट if the wavelength is increases scattering is decreases, if the radius of your scattered particle is increases your scattering is decreases, right। and last में आएगा नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका स्कैटरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपका रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपका रिलेशन है वही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। तो इसका भी आपका फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर आपको टर्बिडिटी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा ये पूछ लिया, तो टर्बिडिटी टाउ इज इक्वल टू 16/3 पाई इंटू के बी एम डब्ल्यू, आपका हो जाएगा वेट एवरेज मोलर मास इनटू सी। तो के बी क्या है, यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये आपका वेट एवरेज मोलिकुलर मास है। सी क्या हो जाएगा, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर पॉलीमर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दैट फाइंड द टर्बिडिटी, फाइंड द टर्बिडिटी, और वहां पे आपको जो है एम डब्ल्यू भी दिया नहीं है, वहां पे आपको जो है ए एंड बी 10 20, यहाँ पे आपका 100, सॉरी 200, यहाँ पे 100, ऐसा करके दिया है। आप पहले एम डब्ल्यू फाइंड आउट कर लो, के बी जो है वो आपको पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, फिर आपका पाई पता है 16/3 भी आपको पता है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको दे दिया होगा 0.2 मोलर 0.3 मोलर, और आपको बोल दिया है कि फाइंड द टर्बिडिटी। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, यहाँ पे लिख लो। फिर आपका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो था, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमने लिखा था हमारे काइनेटिक्स में, क्या लिखा था अभी आपको याद होना चाहिए, के बी टी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ये आपका हो जाएगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका जो 6 पाई ईटा आर जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट या फिर फ्रिक्शनल रेशियो हो जाएगा।
और ये जो है ये आपका यूजफुल क्या होता कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, तो ये आपका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट F इज इक्वल टू क्या आ गया 6 पाई ईटा आर आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका F अपॉन एफ जीरो एंड F अपॉन एफ जीरो इज इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन 1 होगा, तब आपका ये यूज में आएगा। तो आपका एफ जीरो क्या हो जाएगा और आपका एफ क्या हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो एफ जो है आपका फ्रिक्शनल कांस्टेंट वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर सॉल्यूशन के लिए आप निकालोगे। तो यहाँ पे आपका 6 पाई ईटा, ईटा आप जो है विस्कोसिटी कैसे निकालना है मैंने आपको कल आपको सिखा दिया था, लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था, राइट। और आर जो है रेडियस वो आप जो है कॉन्टूर लेंथ से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टूर लेंथ से पता कर सकते हो। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा फाइनली 6 पाई ईटा आर से आपको फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। और एफ जीरो जो है वो आपका रेफरेंस जो भी आप ले रहे हो उसका हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप जब एफ अपॉन एफ जीरो का रेशियो लोगे एंड इफ इज इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन 1, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि अगर आपका जो है एफ अपॉन एफ जीरो जो है 1 होगा देन योर मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल शेप, spherical shape, and if it is greater than 1 then it is a रोड लाइक। रोड मतलब वो आपका मेटल का रोड आता है ना, वो वाला रोड, अपना वो जो चलते हैं वो वाला रोड नहीं, मेटल का रोड आता है जिससे हम किसी को मार सकते हैं, वो वाला रोड, ठीक है। तो रोड लाइक शेप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट पता है, राइट, आपके रेफरेंस का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट आपने पता कर लिया, आपने रेशियो निकाला, अगर रेशियो 1 है देन इट इज स्फेरिकल, आपका जो पॉलीमर है वो स्फेरिकल शेप में है। बट वो अगर जो है ग्रेटर देन 1 है तो वो आपका रोड लाइक मतलब जो है चेंज जैसा हो सकता है, आपका शेप जो है वो चेंज जैसा हो सकता है। तो हमने शेप कैसे निकालना है ये अच्छे से देखा, कॉन्टूर लेंथ की हेल्प से जो हम शेप निकालेंगे। फिर हमने स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कब बढ़ेगा कब डिक्रीज होगा, आपका जो है वेवलेंथ जितना बढ़ेगा आपका स्कैटरिंग डिक्रीज होगा। फिर आपका रेडियस जितना बढ़ेगा, रेडियस किसका, आपका स्कैटर्ड पार्टिकल का जितना बढ़ेगा आपका स्कैटरिंग जो है वो कम हो जाएगा। फिर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जितने इंक्रीज होंगे उतना ही आपका जो है स्कैटरिंग इंक्रीज हो जाएगा। टर्बिसिटी देख लिया 16/3 पाई के बी। फिर क्या था वहां पे वो याद रखना है अच्छे से आपको, वो था आपका 16/3 फाइव के बी पाई के बी MWC। MW आपका क्या है, वेट एवरेज मोलर मास, वो आपको अच्छे से याद रखना है टर्बिडिटी का फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि सर को भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, मैं याद रखता हूँ। एग्जाम से पहले मैं अच्छे से रिवीजन करके सब फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद कर लेता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे याद रखता हूँ कि एक दूसरे को कोरिलेट करके, जैसे हमने कॉन्टूर लेंथ में जो है एक ट्रिक लगा लिया कि वहां पे आपको जो है कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, राम याद रख लो तो वहां पे आपका कौन सा जो है लेंथ एंड टू एंड लेंथ जो ज्यादा होगा वो आपको कभी भूलने में नहीं आएगा। फिर आपका एन इंटू एल, फिर आप जो है अंडर रूट कर लो एन इंटू अंडर रूट एन इंटू एल, फिर आपका अंडर रूट एन इंटू एल वाला जो पार्ट है वो सब दोनों में मोस्ट प्रोबेबल एंड मीन में वो आप ऐसे का ऐसा ही रख दो। फिर आपका आ जाएगा अंडर रूट 8/3 पाई, एक में आएगा अंडर रूट 2/3 पाई। और यहाँ पे आपका रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट 3 is to अंडर रूट 8/पाई इज टू अंडर रूट 2, राइट। वो आपका रेशियो आएगा, उस हिसाब से जो है वो आपका कॉन्टूर लेंथ आर सी इज ग्रेटर देन आर आर एम एस इज ग्रेटर देन आर मीन, मतलब मीन एंड टू एंड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन योर मोस्ट प्रोबेबल एंड टू एंड डिस्टेंस। तो ये आपने देख लिया। तो आई होप आपका जो है मोस्टली पोर्शन खत्म हो गया है। एक ऑस्मोमेट्री वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा पोर्शन है वो मैंने आपको मटेरियल में दिया है, वहां से अगर क्वेश्चन आया तो एक छोटा सा ही पार्ट है वो आप थोड़ा देख लेना, वहां से प्रोबेबिलिटी कम है बट फिर भी देख लेना। हमें जो है 100% नहीं 110% श्योरिटी के साथ जाना है कि हमारा हर एक क्वेश्चन हमारे पोर्शन में से आ जाए, ठीक है। तो एक जो चीज हमने लिखी थी MN, MW, MZ एंड M कौन सा था, विस्कोसिटी, ठीक है। तो MN आपका किससे डिटर्मिनेशन होता था, ऑस्मोमेट्री से। MW आपका किससे मेजर होता था, लाइट स्कैटरिंग से। MZ आपका किससे होता था, सेडिमेंटेशन मेथड से। और MV आपका विस्कोसिटी मेथड से, राइट। तो यहाँ पे आपको इतना तो याद रखना ही है, इसके ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर उसको थोड़ा और डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन, यहाँ पे आप लिख लो इन MZ सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड से डिटर्मिनेशन होगा। और यहाँ पे हमने लिखाया था ना कि MW जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूज से भी हो सकता है। तो सेंट्रीफ्यूज में जो है यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी से ये डिटर्मिनेशन होता है। तो आपको सिर्फ सेडिमेंटेशन दिया है
तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद के जेड एवरेज जो है वो लिख देना है। बट अगर वहां पे सेडिमेंटेशन के बाद कोई टर्म लिखा है, इक्विलिब्रियम या फिर वेलोसिटी लिखा है, तो फिर आपको सोचना है। तो इक्विलिब्रियम लिखा है तो वो आपका जेड एवरेज मोलिकुलर मास लिखा, अगर वेलोसिटी लिखा है देन इट विल गिव योर वेट एवरेज मोलिकुलर मास, राइट। ये दोनों जो है वो आपका सेंट्रीफ्यूज से ही, यहाँ पे आपका जो टेक्निक यूज होता है वो सेंट्रीफ्यूज कॉमन टेक्निक यूज होता है, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से याद रख लो। वेट एवरेज, सॉरी, आपका जो नंबर एवरेज जो है वो ऑस्मोमेट्री से हो सकता है, क्रायोस्कोपी से हो सकता है, इबिलियोमेट्री से हो सकता है, ये आपने 3 देख लिया। फिर आपका वेट एवरेज जो है वो आपका हो सकता है लाइट स्कैटरिंग मेथड से, डिफरेंशियल लाइट स्कैटरिंग मेथड, राइट। फिर आपका जो जेड एवरेज जो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन है वो आपका सेडिमेंटेशन मेथड से हो सकता है। अगर उसके आगे भी कोई टर्म दिया है तो आपको इक्विलिब्रियम देखना है, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपका जो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास है इट इज डिटरमाइंड बाय द विस्कोमेट्री मेथड एंड इट इज गिवन बाय द स्टोरडेंजर, ठीक है। तो आपका पॉलीमर वर्ड किसने दिया था? पॉलीमर वर्ड आपका दिया था ब्रेजिलियस ने दिया था। तो यहाँ तक आप जो है अच्छे से याद कर लो। सेडिमेंटेशन तो आपको जेड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही देगा, बट आपको आगे का एक पार्ट ही याद रखना है। अगर आगे वहां पे वेलोसिटी टर्म दिया है तो वो आपका डब्ल्यू मतलब वेट एवरेज देगा, और अगर आपको इक्विलिब्रियम दिया है तो आपका जेड एवरेज देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज कभी मत होना, ये अच्छे से लिख लो। और आपको कई बार आपका एम डब्ल्यू जो हम लिखते हैं वेट एवरेज मोलर मास को, कई बार आपको एम एम करके भी शो किया है या फिर एम एम करके भी शो किया है, तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि वेट एवरेज मोलर मास, अदरवाइज आप उसको क्या बोल सकते हो? मास एवरेज मोलर मास। तो ये आपका एम एम करके भी दिया है तो दैट इज योर नथिंग बट द वेट एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास। तो उसके लिए फॉर्मूलास और वो सब जो थे वही है, सिर्फ आपका नोटेशन का तरीका बदल गया है। तो कंफ्यूज होके गलत करके मत आना कि ये हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये आपने पढ़ लिया है तो वहां पे भी गलत मत होना, ठीक है। तो मोस्टली आपका सब टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। एक काम करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने निकाले थे प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, पहला आपका क्वेश्चन क्या है दैट, ड्रॉ करेंगे हम इसमें, ठीक है। ड्रॉ में क्या आएगा ये, ओके। द नंबर एवरेज मोलर मास Mn फॉर द मोनो डिस्पर्स पॉलीमर इज रिलेटेड टू द वेट एवरेज। तो यहाँ पे आपको Mn एंड Mw के बीच में रिलेशन क्या करना है? तो आपका जो है मोनो डिस्पर्स पॉलीमर है, और मैंने क्या बोला था कि अगर मोनो डिस्पर्स पॉलीमर है तो PDI इज इक्वल टू 1 होगा, एंड PDI इज इक्वल टू क्या है आपका? Mw डिवाइडेड बाय Mn है, ठीक है। एंड इफ द PDI इज इक्वल टू 1 देन Mw इज इक्वल टू Mn हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ये आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर जो है फॉर पॉलीडिस्पर्स पॉलीमर ऑस्मोमेट्री गिव्स क्या? तो ये आपका नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, ये हमने बहुत टाइम रिपीट कर लिया, अभी आपको ये जो है अच्छे से याद रह गया होगा। फिर क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सिंथेटिक पॉलीमर्स? तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए क्या सही है? तो यहाँ पे आपका वेट एवरेज मोलर मास जो इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर एन एवरेज मोलर मास, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दैट योर सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव आर पॉलीडिस्पर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द पॉलीडिस्पर्स। और पॉलीडिस्पर्स सिस्टम के लिए क्या होगा? पॉलीडिस्पर्स पॉलीडिस्पर्स सिस्टम जो होगा आपका पॉलीडिस्पर्स, उसके लिए आपका पीडीआई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। पीडीआई जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, एंड इफ द पीडीआई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 देन योर वेट एवरेज मोलिकुलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर एन एवरेज मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के आपके एम एन एंड एम डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल हो गए नहीं, क्योंकि ये आपके मोनो डिस्पर्स नहीं हो गए। फिर आपका एम एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये तो आपका कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तो आपका कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एम एन कभी बड़े होते ही नहीं है। फिर आपका जो है नो स्पेसिफिक ट्रेंड, तो ये सिर्फ उसको फोर्थ ऑप्शन डालना था इसलिए कुछ डाल दिया। फिर आपका जो है इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन 99% कन्वर्जन वाज अचीव्ड, राइट। सो द एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा? degree of polymerization is equal to the monomer that are consumed divided by the polymer which are produced, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 99% कन्वर्जन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 99% जो है मोनोमर जो है वो कन्वर्ट हो गया है, मोनोमर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो कंज्यूम कितना हो गया आपका? 99% है, उसको हम परसेंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.99 जो है वो कन्वर्ट हो गया है, मतलब क्या हो गया है? कंज्यूम हो गया है।
और आपका फॉर्मेशन कितना हो गया है, 99% फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस जो हुआ है वो भी 99% है। उसको जो है हम सिंपल फॉर्मूला में निकाल देंगे, उसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो फाइनली जो है हमें 1 मिल जाएगा। और इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 100% कन्वर्जन हुआ है। समझ रहे हो, बहुत ईजी है। थोड़ा बहुत जो है लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 100% आ जाएगा। फिर आपका क्या है, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज द टर्म पॉलीमर, दिस इज द ब्रेजिलियस। बहुत टाइम मैंने रिपीट कर लिया है। तो इतने क्वेश्चन, मतलब थोड़े बहुत भी क्वेश्चन है ऐसे के, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ज्यादा आपको जो है हार्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हमने। बहुत सारा, मतलब पूरा पोर्शन जो है पॉलीमर केमिस्ट्री का कवर कर लिया है। कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज अच्छे से करनी है, वो है आपका रिवीजन जो है, रिवीजन जो है वो आपको अच्छे से करना है, रिवीजन जो है अच्छे से करना है। ये सब फॉर्मूला जो है वो अच्छे से याद रखने हैं। तो कोई भी अगर डाउट है तो हमसे आके मिलिए। यहाँ पे आपका पॉलीमर केमिस्ट्री खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कम टू अस, वी विल सॉल्व योर क्वेरी। और आप जो है अच्छे से टेस्ट दीजिए। टेस्ट के बिना जो है आपका प्रिपरेशन अधूरा है। टेस्ट के बिना आपके मार्क्स जो है, आपका लेवल जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। आपका लेवल जो है वो आपको इम्प्रूव करना है, एंड इम्प्रूव तभी होगा जब आप गलतियां करोगे और गलतियों में से सीखोगे, एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ योर केमिस्ट्री और योर नॉलेज इन द केमिस्ट्री फील्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है।